When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय गया तब मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. जो मेरी और मेरी दादी की दोस्ती की एक साझा डोर थी, यानी हम दोनों के बीच का जो लिंक था दोस्ती का, वो टूट गया. स्नैप का मतलब होता है टूट जाना. आगे कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. मेरी दादी ने, सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत और रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफ़ा देना. बट यहाँ पर रेजिग्नेशन का दूसरा अर्थ है जो कॉमनली यूज़ नहीं होता या हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है कि ईश्वर की इच्छा, ऐश्वर इच्छा ऐसा करके इसको बोलेंगे. यानी कि मेरी दादी ने इस एकांत को प्रभु की इच्छा माना या नियति की इच्छा माना और इसको स्वीकार कर लिया. यानी कि दादी ने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, इस एकांत को स्वीकार कर लिया. और एकांत क्यों हुआ? क्योंकि लेखक को उसका अपना कमरा अलग दिया गया जब से उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया. आगे कह रहे हैं सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. यानी उन्होंने यदा कदाई, बहुत कम, स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा, बहुत कम ही अपना चरखा छोड़ा या चरखे से दूर हुई टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए. आगे कह रहे हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह होने से, सूरज के उगने से लेकर के सूरज के ढलने तक, सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो अपने चरखे पर ही बैठी, यानी चरखे पर काम करते हुए ही बैठी. स्पिनिंग, काम करते हुए चरखे को जो घुमाया जाता है. सूत काटना, स्पिनिंग का मतलब होता है सूत काटना, यानी फाइबर्स होते हैं उनसे धागा बनाना, इसको बोलते हैं स्पिनिंग, सूत काटना. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइट का मतलब होता है थोड़ा ज़ोर ज़ोर से दोहराना या पाठ करना. प्रेयर्स, अपनी जो प्रार्थनाएं थी, जो ईश्वर के लिए प्रार्थनाएं होती हैं, उनको रिसाइट करते हुए. आगे कह रहे हैं ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ आफ्टरनून में, यानी दोपहर के जो बाद का समय होता है, उस समय सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. वो कुछ देर के लिए आराम करती थी, जो गौरैया थी, उनको खिलाने के लिए. क्योंकि उनकी, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उनकी गली में कोई कुत्ता नहीं था. जब से वो शहर आए थे तब से दादी कुत्तों की जगह पर गौरैयों को खिलाने लगी थी. तो कुछ क्षण के लिए वो विश्राम करती थी, आराम करती थी और उस समय गौरैयों को खिलाती थी. आगे कह रहे हैं while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो बैठती थी बरामदा में रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए, तब हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर. सैकड़ों की संख्या में जो छोटी चिड़िया होती हैं, ये गौरैया, उनके चारों ओर जमा हो जाती थी. क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स. वेरिटेबल का मतलब होता है सच्चा, असली. बेडलैम का मतलब होता है डिसऑर्डर. और चिरपिंग्स का मतलब होता है चिड़ियों की चहचहाहट, चहकना. तो चारों ओर जमा हो जाती थी. क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स. एक सही में एक असली जो बेडलैम होती है, चिरपिंग्स यानी कि चहचहाने की एक ऐसी आवाज़ जिसका कोई क्रम ना हो, यानी आगे पीछे जो चिड़िया चहचहाती हैं झुंड में जब होती हैं तो वैसी आवाज़ क्रिएट करती थी. आगे कह रहे हैं सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हैंड. कुछ चिड़िया उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पर. सम इवन सैट ऑन हर हेड, और उनमें से कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी. सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो मुस्कुरा देती थी बट कभी उन्होंने उन चिड़ियों को भगाया नहीं. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. ये समय, जो आधे घंटे का समय था जब वो रिलैक्स करती थी अपने चरखे से काम करने के बाद, जब हट जाती थी वहाँ से, तो ये आधा घंटा उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा समय होता था. नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने ये निर्धारित किया, निश्चित किया, तय किया कि मैं अब आगे जाऊंगा पढ़ने के लिए और आगे,
इससे आगे पढ़ूंगा जहाँ तक की पढ़ाई कर चुका था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी तक वो पढ़ ही चुके थे, उसके आगे की पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. मुझे विश्वास था कि मेरी दादी खुश नहीं होंगी. आगे कह रहे हैं आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. मैं 5 वर्षों के लिए बाहर होऊंगा पढ़ने के लिए, और उनकी उम्र पर, यानी जिस उम्र पर उनकी दादी थी इतनी बूढ़ी, वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ आगे क्या हो सकता है उनके साथ ये कोई बता नहीं सकता. क्योंकि जब इतना कोई बूढ़ा इंसान हो जाता है तो किस वर्ष या किस पल क्या हो जाए कोई ये निर्धारित नहीं कर सकता, कोई इस बारे में श्योर नहीं हो सकता. आगे कह रहे हैं बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी को ये पता था, यानी वो दादी ही बता सकती थी कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, या वो इतनी बूढ़ी हैं फिर भी उनको पता है कि वो स्वस्थ रहेंगी, ये कहना चाह रहे हैं. आगे कह रहे हैं सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो यहाँ तक कि भावुक तक नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो रेलवे स्टेशन तक आई मुझे छोड़ने के लिए, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन बात नहीं की और ना ही कोई भावना, कोई भाव प्रदर्शित किया. यानी पिछली लाइन में जो उन्होंने कहा कि शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक तक नहीं हुई. उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, लेकिन कोई भावना प्रदर्शित नहीं की कि वो दुखी हैं या वो भावुक हैं. आगे कह रहे हैं हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके जो होंठ थे वो चल रहे थे प्रार्थना करते हुए. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन था वो उसी प्रार्थना में खोया हुआ था. आगे कह रहे हैं हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और जो उनकी उंगलियां थीं वो माला के मनकों को फेरने में व्यस्त थीं. आगे कह रहे हैं साइलेंटली सी किस्ड माई फोर हेड एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और शांति से धीमे से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया. एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और जब मैं वहाँ से चला, यानी जब ट्रेन चल दी, आई चेरिस्ड, चेरिस का मतलब होता है संजोना. आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और जो किस किया था वहाँ पे जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था, यानी जो वहाँ पे छाप, गीली छाप रह गई थी उस किस की, उसको मैंने संजोया. क्यों? एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यानी कि शायद ये आखिरी साइन था, आखिरी चिन्ह था हमारे बीच फिज़िकल कांटेक्ट का. यानी इसके बाद उसे अंदाज़ा था कि मैं भी अब दादी से मिलना ना हो पाए, क्योंकि 5 सालों के लिए मैं बाहर रहूँगा और उनकी उम्र में कोई कुछ कह नहीं सकता कि आगे क्या हो सकता है. नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन. 5 सालों के बाद मैं घर वापस लौटा एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे मुलाकात हुई स्टेशन पर ही. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. और फिर से अपनी वही बात दोहराते हैं जो कहानी की शुरुआत में बताई थी, कि वो फिर से एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी, ज़्यादा उम्र वाली नहीं लगी. यानी उनको जब 5 सालों के बाद मैंने देखा तो मुझे वो एक दिन भी ज़्यादा उम्र बढ़ी हुई नहीं दिखी. आई कह रहे हैं शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. उनके पास अब भी समय नहीं था शब्दों के लिए, बोलने के लिए. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने अपनी बाहों में मुझे भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, यानी जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं सुन सकता था उनकी प्रार्थना को दोहराते हुए. आगे कह रहे हैं इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स. यहाँ पे बहुत ही गंभीर बात कही है, दादी की कुछ भावनाओं को प्रदर्शित किया है, जो भाव उनके इसलिए बन गए क्योंकि लेखक से कुछ अनचाही दूरियाँ बन गई थी, कुछ अनचाहे कारणों से. अनचाहे यानी दादी ऐसा नहीं चाहती थी, तो दादी के लिए अनचाहे कारणों से दादी की लेखक से दूरी बन गई थी. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, यानी बहुत गंभीर बात कही है कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, ये मेरा पहला दिन था आने पर, मेरे पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड
लॉन्गर एंड विथ फ्राइवोलस रिब्यूक्स, यानी उनके सबसे खुशनुमा पल वही थे जब वो गौरैयों को खिलाती थी। और अब समय भी बढ़ गया था क्योंकि राइटर भी वहाँ नहीं था, तो दादी का समय भी बढ़ गया था उन गौरैयों के साथ जो समय बिताती थी। विथ फ्राइवोलस रिब्यूक्स, फ्राइवोलस रिब्यूक्स का मतलब होता है, फ्राइवोलस का मतलब होता है तुच्छ या छोटी, और रिब्यूक्स का मतलब होता है कि वैसे तो रिब्यूक का मतलब गाली होता है, लेकिन रिब्यूक का यहाँ पे दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जब आप किसी को फटकारते हो, तो जैसे कि चिड़ियों और जानवरों को छोटे छोटे वर्ड्स से डांटते हैं या कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे वो बात कही गई कि छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे वर्ड्स कह के चिड़ियों को संबोधित करती थी, कुछ फटकारने के सेंस में। देखिए यहाँ पे कितनी गहरी बात थी कि दादी की जो कुछ दूरियां बन गई थी लेखक के साथ, और जो 5 वर्षों के लिए बाहर रहे, उसके पहले भी जब वो घर पे थे फिर भी कुछ दूरियां बन गई थी, तो उनके बाद दादी के जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स है वो वही थे, गौरैयों को खिलाना। और अब समय भी बढ़ गया था क्योंकि वो अब और भी दूरियां बढ़ गई थी, और जब वो लेखक वापस आते हैं तो उस पहले दिन भी दादी का सबसे जो खुशनुमा समय था वो वही था जब वो गौरैयों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थी। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को एक परिवर्तन आया उनमें। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उस शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने पड़ोस की औरतों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ढोलक उन्हें मिला और उन्होंने गाना शुरू किया। यहाँ पर भी बहुत एक परिवर्तित बात कही है, यानी एक जो स्वभाव में आकस्मिक परिवर्तन आया उसको इंगित किया है कि दादी को पहली बात तो गाना और गाना सीखने वाले और गाने गाने वालों से कितनी ज़्यादा नफरत थी। क्योंकि आप अगर स्टोरी के पीछे जाएँ तो शुरुआत में ही जब लेखक ने पहली बार दादी को बताया था, वो स्कूल में था कि दादी मैं अब गाने भी सीख रहा हूँ, मेरे स्कूल में अब संगीत सिखाई जा रही है, तो दादी ने कुछ बोला नहीं था। और उसके बाद आकस्मिक परिवर्तन आ गया था लेखक के साथ, जो व्यवहार वो करती थी, यानी कि बोलना काफ़ी कम कर दिया था उसके बाद। और यहाँ पर कितनी परिवर्तित बात है, कितनी स्वभाव में परिवर्तन को दिखाया गया कि दादी ने अचानक आसपास की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक लेकर स्टार्टेड टू सिंग, गाना ही शुरू किया, यानी गाना जिससे उनको इतनी नफरत थी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसलिए यहाँ पे कहा गया इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। आगे कह रहे हैं, फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होमकमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कुछ घंटों तक सी थम्प्ड, उन्होंने बजाया द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम। इस फ्रेज को बोल्ड कर दिया गया यहाँ पर, ताकि वही बात है कि हम कुछ समय दें, इसको कुछ समझें। यहाँ पे क्या बताया गया है, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम। सैगिंग मतलब होता है ढीली, स्किन्स यानी कि जो ढोलक होती है उसकी एक तरफ बजाते बजाते, यानी उसको यूज़ करते करते उसकी जो स्किन होती है जिस पर से आवाज़ आती है वो कुछ ढीली पड़ जाती है। और डायलापिडेटेड का मतलब होता है नष्ट हुई, यानी कि इतना ज़्यादा बजाया गया कि उसकी हालत काफ़ी जर्जर थी। ड्रम का जो सेंटर्ड पार्ट होता है उस पर जितना ज़्यादा बजाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी गिर जाती है, यानी वो नष्ट होने की तरफ बढ़ता है, तो वो काफ़ी हद तक नष्ट हो चुका था। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और जब योद्धा घर आते हैं तब जो गाया जाता था उन्होंने वो सॉन्ग्स गाए उस दिन। आगे कह रहे हैं, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें मनाना पड़ा, बहलाना पड़ा, उलझाना पड़ा उन्हें रुकने के लिए। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, उन्हें रोकने के लिए ताकि ओवर स्ट्रेनिंग ना हो, यानी थकावट इतनी ज़्यादा ना हो जिससे उनको प्रॉब्लम हो कोई। आगे कह रहे हैं, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो पहली बार था जब से मैं उनको जानता था, वो पहली बार था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, ये हल्का बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी दादी ने कुछ अलग तरीके से सोचा। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि अब उनका अंत निकट है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us.
उन्होंने कहा कि देखो, जीवन के आखिरी अध्याय के अंत के कुछ घंटों पहले ही, यानी अपने जीवन के अंतिम समय में ही देखो, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, देखो मैं प्रार्थना करना भूल गई। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो अपना एक क्षण भी हमसे बात करने में वेस्ट नहीं करने जा रही हैं। यानी जब वो गा रही थी, जब लेखक के लिए जो योद्धाओं के वापस आने पर जो गाने गाए जाते हैं वो गा रही थी, तो उस ओर इशारा कर रही हैं कि मैंने देखो जीवन के अंतिम क्षण के कुछ समय पहले ही अपनी प्रार्थना करना बंद कर दिया था। अर्थात जीवन भर प्रार्थनाएं की, लेकिन अपने अंतिम समय के कुछ क्षण पहले ही प्रार्थना करना भूल गई। इसलिए अब एक भी क्षण हमसे बात करने में बर्बाद नहीं करने जा रही हैं। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट्स। हमने इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। यहाँ पर विरोध करने का मतलब ये हुआ कि लेखक और उनके परिजनों ने इस बात का विश्वास नहीं किया कि उनके जीवन के ये अंतिम क्षण है। दादी को इस बात का अंदेशा हो गया था, इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनके जीवन के अंतिम क्षण है, लेकिन घर वालों को नहीं हुआ, तो इस बात का विरोध कर रहे थे कि आप ये क्या कह रही हो या आप ये क्या कर रही हो। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। अब वो अपने बेड पर आराम से लेट गईं और प्रार्थना करना तथा साथ ही साथ मनकों को फेरना शुरू कर दिया। आगे कह रहे हैं, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम लोगों को शक होता, उनके होठों ने चलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला था अब उनकी बेजान उंगलियों से गिर गया। अर्थात दादी की मृत्यु हो चुकी थी। आगे कह रहे हैं, आ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड। एक शांतिपूर्ण फीकापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम लोगों ने जान लिया कि अब वो मर चुकी हैं। नेक्स्ट पैरा में वो कह रहे हैं, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा और जिस प्रकार से रीति है, laid her on the ground and covered her with a red shroud, और उन्हें ज़मीन पर लिटाया और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her फ्यूनरल। कुछ घंटों की विलाप के पश्चात हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, यानी उनके शव को अकेला छोड़ दिया उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम को हम उनके कमरे में गए जहाँ पर उनको नीचे पहले ही लिटाया जा चुका था, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। एक अपरिपक्व, यानी जो हाथों से बनाया गया स्ट्रेचर हो, क्रूड का मतलब अपरिपक्व या कच्चा होता, तो इस सेंस में यहाँ पे है कि एक हाथों से बनाया गया स्ट्रेचर, उसको लेकर के उनके कमरे में गए टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनको ले जाने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए, या उनके शव को जलाने के लिए। आगे कह रहे हैं, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य ढल रहा था और उनके कमरे को और बरामदे को सुनहरी रोशनी से भर दिया। आगे कह रहे, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हम आंगन के बीचों बीच पहुँचे, रुके। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। आंगन में हर तरफ और उनके कमरे में, वहाँ पर जहाँ पर वो लिटाई गई थी अपने कमरे में, और जहाँ पर उनको कफन से लपेटा गया था, हजारों गौरैया उस आंगन, उस कमरे में, उनके स्थान पर जहाँ पर वो लेटी थी, इधर उधर तितर बितर करके बैठी थी। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, वहाँ पर कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें गौरैयों के लिए, उन चिड़ियों के लिए दुख था, और मेरी माँ रोटी के कुछ टुकड़ों को लाई।
शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। उन्होंने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम का मतलब टुकड़ा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा उस तरीके से जैसे मेरी दादी किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया। दी स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। गौरैयों ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम अपनी दादी के शव को ले जा रहे थे तब वो गौरैया शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह झाड़ू लगाने वाले ने उन टुकड़ों को समेट कर कूड़ेदान में डाल दिया। Here our story ends and the chapter gets completed.